डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि वर्मा आप सबों का एराइज एडुकेयर में स्वागत करता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग 18वीं सदी का भारत समझना चाह रहे थे। ये मॉडर्न हिस्ट्री के तीसरे अध्याय का यह हिस्सा है। लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने 18वीं सदी का भारत यह पढ़ना शुरू किया था। लेकिन उस लेक्चर को मैं पूर्ण नहीं कर सका था। उसी लेक्चर का अगला टॉपिक है नादिर शाह का आक्रमण। इस लेक्चर में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि 18वीं सदी का भारत, जहां एक तरफ अंग्रेज मजबूत हो रहे थे, तो अंग्रेजों के मजबूत होने के पहले भारत में क्या राजनैतिक उठापटक हो रही थी। इसे हम लोगों ने दो वर्गों में बांटकर देखा था। पहला तो था कि मुगल कमजोर हो रहे थे और दूसरा यह था कि क्षेत्रीय ताकतें उभर रही थीं या भारत में एक न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर एस्टेब्लाइज हो रहा था। भारत एक ट्रांजिशन पीरियड में था और इस ट्रांजिशन पीरियड का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। यूरोपीय ताकतों में अंग्रेज सबसे महत्वपूर्ण रूप से थे। इसी क्रम में इसी क्रम में एक नाम आता है भारत के राजनीति में, वह है नादिर शाह। नादिर शाह कौन था? दरअसल नादिर शाह से जुड़े हुए प्रश्न कितनी दफा आप बिहार एसआई या फिर एसएससी, बिहार एसएससी या एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षाओं में तो खूब देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पर बेस्ड कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में यह एक समझ बनाने के लिए यह टॉपिक काफी अहम हो जाता है। प्रत्यक्ष रूप से सवाल तो कम ही देखने को मिला है, लेकिन कितनी दफा आप अगर मुगलों के डिक्लाइन का कारण या अंग्रेजों के एस्टेब्लिशमेंट के पीछे के कारण की खोज पड़ताल करेंगे, तो उनमें से एक कारण नादिर शाह की उपस्थिति भी भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण रूप से दिखेगी। नादिर शाह मूलतः ईरान का रहने वाले था। नादिर शाह ईरान का रहने वाला था और विश्व के मानचित्र में ईरान कहाँ है, यह बात आपको स्पष्ट होना था। आप, मुझे लगता है कि इस बात से आप अवगत होंगे। तो जिस समय नादिर शाह ईरान में शासक के रूप में उभर रहा था, उस समय ईरान की जो राजनीतिक उठापटक जो है, वो अफगानिस्तान से थी। अफगानिस्तान। आगे हम लोग इससे संबंधित सूचनाओं को समझें, पढ़ें, लेकिन मैंने यहाँ पर एक हिंट्स दे दिया कि जिस समय नादिर शाह ईरान का शासक था, उस समय ईरान की जो राजनैतिक उठापटक थी, वो अफगानिस्तान के साथ थी। नादिर शाह भी एक कबाइली सरदार जैसा था, जो बाद में ईरान का शासक बन बैठा था। यह मूलतः बहुत शाही घराने से नहीं आता था। यह एक सामान्य कबीले से आता था, या यूं कहा जाए कि ईरान में इसकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वह एक गुलामों की थी। ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक स्थिति में मुगलों के संबंध नादिर शाह से ठीक ठाक थे, परंतु अफगानिस्तान क्षेत्र में उत्पन्न राजनीतिक परिवर्तन से नादिर शाह 24 फरवरी 1739 को करनाल में मोहम्मद शाह को युद्ध में पराजित कर आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया। इस स्टेटमेंट के पहले की थोड़ी कहानी समझने का प्रयास करते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि नादिर शाह ईरान का है और ईरान के जो राजनीतिक संबंध है, वो अफगानियों के साथ बेहतर नहीं है। अफगानिस्तान और नादिर शाह की ईरान से बार बार युद्ध हो रहे हैं, बार बार छोटी मोटी झड़पें हो रही हैं। नादिर शाह को यह पता चला कि जो भारत में उस समय शासक है, भारत में यानी कि कहा जा सकता है कि जो
ईरान, अफ़गानिस्तान से सटा हुआ जो उत्तर भारत का क्षेत्र है और उस समय जो भारत में शासक है उत्तर भारत में, मोहम्मद शाह, वह बहुत बेहतर शासक नहीं है। इसके अंदर वो नेतृत्व क्षमता नहीं है, वह सैन्य काबिलियत नहीं है। तो नादिर शाह को बार-बार अफ़गानिस्तान से एक ऐसी गुंजाइश दिखती थी कि अगर नादिर शाह अफ़गानियों पर वह दबाव बढ़ाता है, तो ये अफ़गानी भारतीय प्रक्षेत्र में, यानी कि जो मोहम्मद शाह का प्रक्षेत्र है, मुगल इंडिया उस समय जो था, उस प्रक्षेत्र में वो चले जाएँगे। मोहम्मद शाह के बारे में कहा जाता है कि यह एक रंगीला बादशाह है। इससे संबंधित बातचीत हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में देखा भी था। बहुत सारे जो लैटर मुगल्स हुए उनके लिए कुछ इस तरीके के विशेषण का प्रयोग किया जाता था और ये विशेषण कोई अच्छे तो थे नहीं। मोहम्मद शाह के बारे में कहा जाता है, बहुत सारे टेक्सचुअल एविडेंसेस हैं कि नादिर शाह ने पहले मोहम्मद शाह को एक कहा जा सकता है कि एक दोस्ती के एटीट्यूड के साथ, यानी कि हम एक सामान्य संबंध है और इससे एक वो रिक्वेस्ट मोड में कहता है कि यदि कल होके कोई अफगानिस्तान से आपके प्रक्षेत्र में आकर शरण ले या छुप जाए तो आपको यह नहीं करना है। नादिर शाह के इस लेटर का जवाब मोहम्मद शाह ने कुछ भी नहीं किया। इस लेटर का जवाब मोहम्मद शाह ने नहीं दिया और ऐसा हुआ कि नादिर शाह ने जब अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तेज की, तो जो अफ़गान विरोधी थे, वो भागकर मुगल के प्रक्षेत्र में आकर छुप गए। नादिर शाह को ये बात पता चली। नादिर शाह ने एक बार और खत लिखा और कहा कि एक काम कीजिए, आप जो आपके यहाँ छुपे हुए अफ़गानी हैं, उन्हें मुझे सौंप दीजिए। नादिर शाह के इस लेटर का जवाब भी मोहम्मद शाह ने नहीं दिया। अब ये लेटर के जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? संभवतः इनकी शासन प्रशासन की बेखबरी थी। एक शासक बेहतर शासक तभी कहलाया जा सकता है जब उसे यह पता हो कि उसके आसपास के जो शासक हैं, उनका नजरिया क्या है। आज आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप देखते होंगे कि जब भी कोई सत्ता में परिवर्तन होता है तो अपने अनुकूल वो ऑफिसर्स को रिक्रूट करते हैं। उन्हें लगता है कि ऑफिसर की समझ ज़्यादा बेहतर है तो उसे उचित पद देते हैं। मोहम्मद शाह को संभवतः यह पता ही नहीं था कि नादिर शाह कितना खतरनाक आदमी है। यह नादिर शाह किस प्रकार से ईरान की सत्ता पर काबिज हुआ है। वो कितने निम्न स्तर से था, एक गुलाम जैसी स्थिति में था और वहां से वो नादिर शाह ईरान का सर्वश्रेष्ठतम सत्ता का केंद्र बना है। नादिर शाह कैसे उतनी ऊंचाई तक पहुंचा है, संभवतः मोहम्मद शाह को इस बात की भनक भी नहीं थी। कहानी का अगला पड़ाव आता है। अब नादिर शाह बार बार मोहम्मद शाह को पत्र लिख रहा है और नादिर शाह के उस पत्र का मोहम्मद शाह कोई जवाब नहीं दे रहा है। नतीजा यह होता है कि जो अफगानी भारतीय प्रक्षेत्र में, या कहा जा सकता है कि भारतीय मुगल प्रक्षेत्र में छुप गए थे, उनकी खोजबीन के लिए भी और मोहम्मद शाह को दंडित करने के लिहाज से भी। तो 2-3 ऑब्जेक्टिव यहाँ बन जाएगा। सबसे पहला, अगर मैं कहूँ कि नादिर शाह के आक्रमण के पीछे का कारण क्या है? नादिर शाह के भारत आक्रमण भारत आक्रमण के पीछे का कारण, तो इसमें तो सबसे पहला ये है कि मुगल शासक का उदासीपूर्ण रवैया, अर्थात मुगल शाह लगातार नादिर शाह के किसी भी पत्र का जवाब नहीं दे रहा है, एक कारण है। दूसरा, अफ़गान
भगोड़ों को या अफ़गान जो इनके दुश्मन हैं, क्योंकि इनके रहते-रहते वह यह निश्चिंतता के भाव से नहीं जा सकता है कि अफ़गान में उसकी सत्ता मज़बूत है। तो अफ़गान भगोड़ों या दुश्मन को पकड़ने के लिए भी ये भारत पर आक्रमण करता है। और एक और है जो थोड़ा महत्वपूर्ण कारण की सूची में आ सकता है। वह यह कि नादिर शाह जिस प्रकार से ईरान में सत्ता पर काबिज होता है या अफ़गान में जो लगातार सैन्य कार्रवाई करता है या जो उसके पास जो एक लंबी सेना की फ़ौज बनी हुई है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सैन्य खर्च ज़्यादा है। सैन्य खर्च ज़्यादा है। सैन्य खर्च ज़्यादा है। और इस ज़्यादा सैन्य खर्च को मेंटेन करने के लिए, इस सैन्य खर्च को बरकरार रखने के लिए उसे बहुत धन की आवश्यकता है। तो भारत की जो प्रोस्पेरिटी है, नादिर शाह को आकर्षित करती है और संजोग से उसने एक मौका भी ढूँढ लिया। मुगलों की जो आप कह सकते हैं नाम है, वो पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में था। संभवतः अफ़गानों को मुगलों के यहाँ क्या चल रहा था, आंतरिक स्थिति क्या थी, ये बहुत स्पष्ट तो पता नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे लगातार पत्राचार के व्यवहार से या फिर मोहम्मद शाह के प्रशासनिक रवैये से नादिर शाह को लगा कि संभवतः वहाँ पे कोई संभावना है और जो लगातार सैन्य खर्च बढ़ रहा है, तो धन की प्राप्ति के लिए भारत की ओर जाया जा सकता है। धन की प्राप्ति। लेकिन यहाँ पर मैंने एक बात स्पष्ट करना है कि नादिर शाह कभी भी अपने क्षेत्र विस्तार को लेकर भारत नहीं पहुंचा। भारत में अपने आप को स्थापित करने के लिए कभी नहीं आया। भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए भी नहीं आया। अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए भी वह नहीं आया। स्थापित करने के लिए भी नहीं। यानी नादिर शाह का स्पष्ट उद्देश्य था मुगल शासक का सबसे पहले उदासीपूर्ण रवैया, अफ़गान भगोड़ों या दुश्मनों को पकड़ना ताकि इनकी पकड़ हो जाए, इनकी हत्या हो जाए, तो वह एक स्वतंत्र रूप से डिक्लेयर कर सकता है, घोषणा कर सकता है कि अब अफ़गानिस्तान का क्षेत्र भी उसका है और उसे कोई भी परेशानी नहीं है। जो ईरान की राजनीति थी, उस राजनीति में अपने आप को मजबूत रखने के लिए नादिर शाह को बहुत ज़्यादा सेना की आवश्यकता थी और ज़्यादा सेना की आवश्यकता होने की वजह से इसके सैन्य खर्च ज़्यादा थे। भारत की जो संपन्नता थी, मुगलों की जो संपन्नता थी, उसने भी नादिर शाह को एक आकर्षित किया कि वहां से जाकर धन की प्राप्ति की जा सकती थी। इसे क्या महसूस नहीं था, ये क्षेत्र विस्तार की मंशा नहीं थी, इसे भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने की कोई मंशा नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ये कुछ बातें जो हैं नादिर शाह से जुड़े हुए थे, जो मैंने चर्चा की है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। करनाल में 24 फरवरी 1739 को मोहम्मद शाह और नादिर शाह की सेना आपस में टकराती है। लेकिन इसके पहले की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। ये बात आपने पढ़ा ही है। मोहम्मद शाह अपने दरबार में हमेशा नृत्य देखने में या कुछ इस तरीके के क्रियाविधि में संलग्न रहता था। जब मुगल आर्मी कमांडर को यह पता चला कि नादिर शाह की सेना जो है, विशाल सेना, नादिर शाह की विशाल सेना जो है, वो अब मुगलों की सीमा तक पहुंच गई है, यह सूचना लेकर नादिर शाह के पास कोई पहुंचा। कहा जाता है कि नादिर शाह को जब यह सूचना दी गई, जिस पत्र में यह बात लिखकर बाहरी प्रचित्र से नादिर शाह के पास पहुंचाया गया, उस लेटर को नादिर शाह ने शराब के प्याले में डाल दिया और कहा कि ये कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं है। ये एक प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो एक काफी उदासीपूर्ण रवैया था और सेना बहुत जब नजदीक आ गई
तब जाकर नादिर शाह बाहर निकलता है। तब तक मामला काफ़ी ऐसा हो गया कि अब युद्ध भी आप कर नहीं सकते थे। तो कहने के लिए करनाल में मोहम्मद शाह की सेना और नादिर शाह की सेना जो है वो आमने-सामने है। मोहम्मद शाह जहाँ एक विलासीपूर्ण जीवन जीता था, तो वहीं नादिर शाह एक कठोर सैन्य अनुशासन से भरे हुए जीवन को जीता था। वो अपनी सेना के साथ निरंतर अभ्यास करता था। पूरी सेना के साथ उसके सामंजस्य बेहतर थे। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ईरान से अगर दिल्ली तक नादिर शाह की सेना पहुंची और किसी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सभी ठीक ठाक आ गए, तो ये कमाल का नेतृत्व ही तो था जो इतनी बड़ी सेना को सुसंगठित रूप से वो दिल्ली तक लाने में समर्थ हो सका। तो नादिर शाह की जो पर्सनालिटी है, जो इमेज है, वो मोहम्मद शाह के सामने बहुत आगे है। यहाँ पर युद्ध के परिणाम नादिर शाह के पक्ष में जाते हैं और वो जाने भी चाहिए थे। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया, आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया। कहा जाता है कि नादिर शाह अपने कुछ चयनित अंगरक्षकों के साथ मोहम्मद शाह अपने कुछ चयनित अंगरक्षकों के साथ नादिर शाह के समक्ष जाता है और अपनी हार स्वीकारता है। और फिर दोनों 20 मार्च 1739 को दोनों एक साथ दिल्ली में प्रवेश करते हैं। करनाल जो है वो हरियाणा के पास है और वहां से दिल्ली, यानी नादिर शाह और मोहम्मद शाह जो मुगल शासक हैं, वो दोनों अब एक साथ दिल्ली में प्रवेश करते हैं। और दिल्ली में प्रवेश करने के साथ थोड़ी थोड़ी राजनीतिक दृश्य बदलते हैं। नादिर शाह एक विजेता है, मोहम्मद शाह एक हारा हुआ व्यक्ति है। तो मोहम्मद शाह का जो मुख्य कमरा है, जहां पर मुगल शासक बैठता था, वहां पर नादिर शाह को रखा जाता है और खुद मोहम्मद शाह एक सामान्य कमरे में अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। यह एक मोरल विक्ट्री थी, या कहा जा सकता है कि मोहम्मद शाह की ये सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, बल्कि नैतिक हार भी यहां पर दिखाई देती है। कहानी आगे बढ़ता है। जब नादिर शाह अपने पूरे 40,000 या 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली में डेरा लगाए हुए है, डेरा जमाए हुए है, तो अचानक से इतनी ज्यादा लोग जो दिल्ली में पहुंच गए, तो बाजार जो है वह थोड़ी अनियंत्रित हो गई। जो खाने पीने के सामान थे वो महंगे हो गए। और कहा जाता है कि कुछ नादिर शाह के सैनिक दिल्ली की बाजार में कुछ सामान खरीदारी करने के लिए गए थे और किसी दुकानदार से झड़प हो गई। और एक तार्किक रूप से सोचकर भी देखिएगा कि किसी भी राज्य का, किसी भी शहर का, किसी भी देश का कोई यदि नागरिक हो और उसे पता हो कि खरीदार जो है वो दुश्मन दुश्मन देश का है, तो सामान्यतः या तो वो डरा हुआ व्यवहार करेगा, उसके सामने आत्मसमर्पण की भाव से व्यवहार करेगा, या फिर उसके जो व्यवहार में कहीं ना कहीं एक विरोध होगा। और हो सकता है कि दिल्ली में नादिर शाह के सेना के सामने जो दुकानदार होगा वो थोड़ी विरोध की मुद्रा में होगा। और सामान की खरीदारी की जो बात थी और उससे जो उपजा हुआ तनातनी था, वो इस कदर बढ़ गया कि नादिर शाह के सैनिकों की हत्या हो गई जो खरीदारी करने के लिए गए थे। नादिर शाह अभी भी दिल्ली में बैठा हुआ है, मोहम्मद शाह के मुख्य महल के हिस्से में बैठा हुआ है। और ऐसे में यदि खबर आ जाए कि दिल्ली में नादिर शाह के कुछ सैनिकों की हत्या कर दी गई है, अब नादिर शाह क्या ही करेगा। नादिर शाह एक अपने इमेज के लिए जाना जाता है, इतनी सारी सेना के साथ पहुंचा है, उसने खुलेआम छूट दे दी, खुलेआम छूट दे दी कि जाइए और दिल्ली में एक एक व्यक्ति को मार डालिए। भयंकर खून खराबा शुरू हुआ, चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। कहा जाता है कि नादिर शाह उस समय महल से निकला और संभवतः दिल्ली के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा और ठीक ठाक तरीके से उसे नजर आ सके दिल्ली, वहां पहुंचा और देखा कि वहां की स्थिति क्या है। जो ये खून खराबा फैलना शुरू हुआ, तो जो दिल्ली में बैठे हुए मुगल शासक हैं उनके लिए भी सांस थमने जैसी स्थिति थी। और साथ ही साथ जो अन्य राज्य जो इस तरफ ध्यान लगाकर देख रहे थे कि दिल्ली की राजनीतिक घटनाक्रम कैसे चल रही है, क्योंकि
मुगल अभी भी बहुत कमजोर नहीं थे, मुगल अभी भी भारतीय राजाओं में काफी संपन्न राजा थे। तो अन्य जो थे वो भी अब प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली का जो रक्तपात है वो रुकना चाहिए, और ऐसे में कुछ लोग अप्रोच करते हैं नादिर शाह के पास, या यूं कहा जाए कि मोहम्मद शाह की दया की भीख मांगने पर रक्तपात तो रुकता है। यानी कि जो दिल्ली में आम जनमानस के प्रति नादिर शाह ने एक हिंसात्मक रुख अपनाया था, उस पे थोड़ा वो विराम तो लगाता है, लेकिन यूं ही विराम नहीं लगाता है, क्योंकि इसके आने की जो मनसा थी, मैंने आपको बताया, इसके आने की जो एक मनसा थी, वो धन की प्राप्ति भी तो थी। तो नादिर शाह को संभवतः यह अनुमान होगा भी कि दिल्ली में कितना धन है या मुगलों के पास कितना धन है। दया की भीख मांगने पर रक्तपात तो रुकता है, परंतु आर्थिक लूट जारी रहती है। कहा जाता है कि वो आंकड़े जो हैं, जहां से दिल्ली से वो धन इकट्ठा करता है, वो 20 मिलियन रुपए है। 20 मिलियन रुपए है। अलग अलग पुस्तकों में थोड़ा स्रोत अलग है। माना यह जाता है कि वो 100 करोड़ रुपए की वो बात करता है, 100 करोड़ रुपए तक वो लूट कर ले जाता है। लेकिन रुपए तो अलग, इसके अलावा जो चीजें वो ले जाता है, वो मयूर सिंहासन, उसमें लगा हुआ कोहिनूर हीरा, दरियाए नूर, ये बहुत सारी चीजों की वो प्राप्ति करता है। और यहां तक इतिहासकार कहते हैं कि नादिर शाह के जो साथ उसके जो अकाउंटेंट हैं, उसके जो क्लर्क हैं, जो दिल्ली से प्राप्त लूट थी, उसकी सही-सही वो आंकड़े भी जारी नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा धन वो लूटता है। इसकी धन की जब लुटाई हो जाती है, तब उसे लगता है कि मुगलों को थोड़ा छोड़ना भी चाहिए और ये एश्योर करना चाहिए कि आगे जाकर ये लड़ाई झगड़ा ना हो। तो नादिर शाह अपने एक बेटे की शादी जो है, वह मुगल की एक राजकुमारी से करता है, और यहाँ पर कहानी जो है भारत में नादिर शाह की जो है वो रुकती है। नादिर शाह यहाँ से चलता है, लेकिन जाने से पहले 16 मई 1739 ईस्वी को दिल्ली ये छोड़ता है, और जाने से पहले वो सिंधु के पूर्व में सभी क्षेत्रों को वो मुगलों के हवाले करते हुए जाता है। हालांकि कहा जाता है कि हीरा सबको सूट नहीं करता है। यहाँ से नादिर शाह कोहिनूर हीरा लेकर जाता है, और कोहिनूर हीरा के साथ साथ उसका वैभव भी चला जाता है, यानी नादिर शाह का वैभव चला जाता है। और नादिर शाह कुछ दिनों के बाद ही अपनी मानसिक स्थिति थोड़ी उसकी असंतुलित हो जाती है, और जो ईरानी सत्ता है उसमें ही उठापटक शुरू हो जाते हैं। इसका पुत्र ही इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, और नादिर शाह अपने पुत्र को ही बड़ी बर्बर तरीके से दंडित करता है, मसलन उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है। बाद में खुद मानसिक विषुप्त जैसी स्थिति हो जाता है, और इसकी सुरक्षा की कमान अफगान एक सैन्य कमांडर है अहमद शाह, उसके पास चली जाती है। वही अहमद शाह बाद में अहमद शाह अब्दाली के रूप में उस समय की ईरान और अफगानिस्तान जो था, उसका वो संयुक्त शासक बनकर उभरता है। नादिर शाह के देहांत के बाद अहमद शाह ही शासक बनता है। तो नादिर शाह के आने से भारत में क्या क्या हुआ, कारण तुम लोगों ने समझा, कहानी भी समझा। यहाँ पर कारण क्या था ये समझे, परिणाम अगर देखा जाए कि नादिर शाह के भारत में आने का परिणाम क्या हुआ, तो सबसे पहला तो ये हुआ कि सैकड़ों वर्ष सैकड़ों वर्ष का आर्थिक लाभ, सैकड़ों वर्ष का जो आर्थिक लाभ मुगलों के पास था, मुगलों के पास था, या कहा जा सकता है कि भारत की जीडीपी में था, वह सीधे ट्रांसफर हो जाता है ईरानियों को। सैकड़ों वर्ष का आर्थिक लाभ जो मुगलों के पास था, जो मुगलों के पास था, अब ईरान चला जाता है, ईरान चला जाता है। ठीक है, ये सबसे पहला परिणाम हुआ, और ये बहुत बड़ा परिणाम हुआ। किसी भी समाज के बनने या बिगड़ने में जो आर्थिक कारण होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। जहां आर्थिक उन्नति होती है,
उसके पीछे पीछे बहुत सारे उन्नति का रास्ता निकलता है। एक ये हुआ। दूसरा, भारत की केंद्रीय सत्ता, भारत की केंद्रीय सत्ता की कमजोरी, केंद्रीय सत्ता की कमजोरी उजागर हो जाती है। यानी भारत के सबसे बड़े प्रक्षेत्र का जो प्रतिनिधि है, मुगल, कितने कमजोर हैं इस बात का पता चलता है। अगला कारण, भारतीय शासकों का मनोबल टूट जाता है। भारतीय शासकों का मनोबल टूट जाता है। शासकों का मनोबल टूट जाता है। तो ये कुछ जो परिणाम हुए, ये आपको तार्किक रूप से आप यहाँ पर इस अनुमान की पक्ष में आप खड़े हो सकते हैं। यूरोपीय इन सभी घटनाक्रम को देख रहे हैं। जब हम लोग इस अध्याय को पढ़ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम इस अध्याय को एक उद्देश्य के साथ पढ़ रहे हैं कि हम ब्रिटिश विजय के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है, 18वीं सदी का जो भारत क्या है, इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने नादिर शाह के आक्रमण को देखा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अहमद शाह अब्दाली। आपको पता ही है, अभी तुरंत मैंने चर्चा किया कि नादिर शाह के देहांत के बाद अहमद शाह ईरान और अफगानिस्तान का शासक बना और इसने भी वही तरकीब अपनाए। इसके पास भी अथाह संपत्ति मिली थी, नादिर शाह ने जो यहां से लूट कर ले गया था जो पैसे। लेकिन मोहम्मद शाह लेकिन यहां पर जो अहमद शाह है, वह कभी कभी भारतीयों और कभी कभी अपनी इच्छा से भारत पर आक्रमण करता है। इसने भारत पर 1748 से लेकर 1767 ईस्वी के बीच 6 बार चढ़ाई की। कहीं कहीं पर आपको ये 7 बार भी नजर आता है। जो 7वां बार है वो पंजाब प्रक्षेत्र में था, ठीक है, लेकिन सीमित सैन्य कार्रवाई थी, सीमित सैन्य कार्रवाई थी। तो आप इसे थोड़ा देख सकते हैं। मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर 1748 से 1767 के बीच में जो 6 बार मुख्य आक्रमण हुए थे, उसकी मैं चर्चा करता हूं। मैं आपको कहूं कि जितना महत्वपूर्ण 18वीं सदी की राजनीतिक उठापटक में नादिर शाह का आक्रमण था, तो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण माना जा सकता है। नादिर शाह जहां एक बार आता है और भारतीय राजनीति को झकझोरता है, यहाँ की सत्ता को उठापटक करता है, यहाँ के आर्थिक हालात को परिवर्तित करता है और वो चला जाता है। ये एक बार की घटनाक्रम है। लेकिन अहमद शाह अब्दाली 6 बार आता है। इसमें जो सबसे पहला बार आक्रमण होता है वो 1748 ईस्वी में पंजाब पर किया, जो असफल रहा। पंजाब पर आक्रमण करने के पीछे का कारण, यह सीमावर्ती प्रदेश था और यहाँ पर जो प्राप्तियों की उम्मीद थी अहमद शाह अब्दाली को, वह यह थी कि यहाँ से तुरंत वो चीजों को प्राप्त करके लौट सकता है। लेकिन शायद अहमद शाह अब्दाली की तैयारी उतनी मजबूत ना रही होगी और पंजाब में जब उसके पहले आक्रमण होते हैं तो वो बहुत सफल नहीं कहा जा सकता, या असफल है ऐसा कहा जा सकता है। दूसरा आक्रमण 1749 ईस्वी में ही पंजाब पर किया जाता है और वहां के गवर्नर मोइंत मुल्क को परास्त ये करता है और अपने एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में तैमूर, नाम याद रखिएगा, उसे वहां पर छोड़कर जाता है। अब क्या ये नादिर शाह के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण का जो तरीका है या उद्देश्य है वह अलग है? तो मैं बहुत अलग तो नहीं देख पाता हूं, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली की जो सैन्य कार्रवाई होती है उसमें इसे भारत में विजय मिलती है। लेकिन भारत में विजय होने के बावजूद भी
ये भारत में अपने आप को स्थापित नहीं करता है। तो इस बात से तो ये पता चलता है कि यह भी भारत में अपने आप को शासक के रूप में नहीं देखना चाहता है, बल्कि भारत की जो आर्थिक, राजनैतिक या जो सामाजिक स्थिति है, उससे फायदा उठा लेना चाहता है और अपने आप को अफगानिस्तान के क्षेत्र में ही रखना चाहता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो यूरोपीय थे, उससे भी ये उलझना ना चाहता हो। इसकी जो मंशा है वो अलग है। यानी कि स्पष्ट रूप से मैं कहूं तो इसकी भी मंशा क्या थी? आर्थिक प्राप्ति ही थी। आर्थिक प्राप्ति ही इसकी मंशा थी। करेक्ट। और फिर दूसरा कारण, अगर अन्य कारणों की तुलना की जाए, तो अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के नक्शे कदम पर चलना चाहता है और तलवार की बदौलत, यानी कि युद्ध की बदौलत, अपने आप को मजबूत करना चाहता है। यानी कि युद्ध की नीति जो है वो अपनाना चाहता है। तो शांति से ये रहना नहीं चाहता, युद्ध की नीति को अपनाकर अपने आप को मजबूत करना चाहता है। तो कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली के बार बार आक्रमण हो रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं। आपको मैंने ये एक और यहाँ पर ऐड ऑन किया जा सकता है कि भारत में केंद्रीय सत्ता के रूप में मुगल कमजोर हो गए हैं, और जो मुगलों के कमजोर होने से जो नए नए क्षेत्रों का विकास हो रहा है, उसका फायदा, उसका उसका जो फायदा है, अहमद शाह अब्दाली भी अपने अपने हित में करना चाहता है। क्योंकि कितनी दफा इसके आक्रमण करने को लेकर कुछ भारतीय प्रक्षेत्र से भी निमंत्रण जाता है। आगे हम लोग इसे और ज्यादा बेहतर ढंग से देखेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दो आक्रमण को हम लोगों ने देखा। तीसरा आक्रमण ये 1752 ईस्वी में करता है, और ये नियमित रूप से पैसा न मिलने के कारण पंजाब पर आक्रमण करता है। यानी जो दूसरा आक्रमण हुआ था और वहां पर वहां के गवर्नर मुइज़ मुल्क को परास्त करता है, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को छोड़ता है, और संभवतः रिप्रेजेंटेटिव को छोड़ने के पीछे का कारण है कि ये पंजाब प्रक्षेत्र से लगातार पैसा प्राप्ति कर सके, लगातार पैसा प्राप्ति कर सके, इस उद्देश्य के साथ करता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, तो वो तीसरी बार आक्रमण करता है 1752 ईस्वी में। 1754 चौथा जो आक्रमण है 1753 ईस्वी में, मुइन मुल्क की मृत्यु हो जाने के बाद इमादुल मुल्क ने अदीना बेग खां को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। मुइन मुल्क को अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब में अपने एजेंट तथा गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। इससे अब्दाली ने 23 जनवरी 1757 को वह दिल्ली पहुंचा और शहर कब्जा कर लिया। ये चौथा आक्रमण की कहानी है। आपको मैं यह बताऊं कि यहाँ की राजनीति में एक और परिवर्तन आता है, एक और परिवर्तन आता है, उसे समझते हैं। मुगल कमजोर हो रहे हैं, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, और क्षेत्रीय शक्तियां उदित हो रही हैं। क्षेत्रीय शक्तियां उदित हो रही हैं। तो भारत में सेंट्रल पावर के रूप में मुगलों के कमजोर होने के बाद जो क्षेत्रीय शक्तियां उदित हो रही थीं, उसमें उसमें जो सबसे पावरफुल थे वो थे मराठा। हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में जो अगला चैप्टर होगा वह यही होगा कि भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय कैसे होता है। तो इस क्रम में हम लोग समझेंगे कि मराठे जो हैं, मैं अगले चैप्टर में इस बात की व्याख्या करूंगा कि मराठे किस प्रकार से अपने राइज, यानी कि अपने सबसे अच्छी स्थिति को प्राप्त करते हैं, और फिर किस प्रकार से फॉल करते हैं, किस प्रकार से उनका डाउन होता है। यहाँ मराठे जो हैं क्षेत्रीय शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में आगे निकलते हैं। और जिस प्रकार से अहमद शाह अब्दाली की एक मंशा होती है कि भारत के अधिकतर हिस्सों से वो कर की प्राप्ति करे, नियमित आय को बनाए। नादिर शाह एक बार लूट कर जाता है, अहमद शाह अब्दाली एक क्रम आगे जाकर बराबर रूप से धन प्राप्ति कर सके, इस प्रकार के सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करता है, और उसकी चुनौती मराठे देते हैं। मराठे दो प्रकार के टैक्स लगाते थे। एक चौथ, जो कृषि उपज का एक चौथाई होता था, और शर देशमुखी, ये दो टैक्स होते थे। तो इस टैक्स को जहां जहां मराठा
एम्पायर आगे बढ़ा, वहां वहां पर ये टैक्स इम्पोज होना शुरू हुआ। तो मराठों की जो विस्तार हो रहा था, उस विस्तार से जो भारत के अन्य राजा थे, वो असहज थे, अन्य राजा असहज थे, जिनको हटाकर ये आगे बढ़ रहे थे। दूसरा, राइज से मराठों के उत्कर्ष से जो मुस्लिम शासक थे वो भी असहज थे। जो मुस्लिम शासक थे वह भी असहज थे, क्योंकि आपने यह पढ़ा ही होगा, आगे जाकर हम लोग और विस्तार से मॉडर्न हिस्ट्री के बाद जब हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो हम यह पढ़ेंगे कि मध्यकाल का जो इतिहास है भारत का, उसमें थोड़ा इस्लामिक संस्कृति का प्रमोशन ज़्यादा होता है। जबकि मराठा जो शासक थे, वो सनातन या हिंदू धर्म के डेवलपमेंट को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वैसे शासक जो इनके विपरीत में नज़र आते थे, वो मुस्लिम शासक एक नैसर्गिक रूप से थे, नेचुरल चॉइस थे। तो मुस्लिम शासक भी थोड़े डरे हुए थे, करेक्ट? ये 2-3 बातें जो हैं आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, क्षत्रिय शक्तियों का उदित हो रहा है, मुगल कमजोर हो रहे हैं, उनके आने से भारत के अन्य राजा असहज हैं और मुस्लिम शासक भी डरे हुए हैं। 4 बार आक्रमण हो चुका है। अब हम लोग 5वें आक्रमण की ओर चलते हैं। 5वां आक्रमण 1757 ईस्वी में होता है। 23 जनवरी को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और तत्कालिक मुगल शासक आलमगीर द्वितीय, क्या आप बता सकते हैं कि आलमगीर इसके पहले किस शासक को कहा जाता है? मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपने मध्यकाल के इतिहास को पढ़ा है, तो यह नाम जरूर पढ़ा होगा। आप बताएं, कमेंट करें। आलमगीर द्वितीय को अपमानजनक संधि पर मजबूर करता है। ये अपमानजनक संधि क्या है? अपमानजनक संधि यह है कि अहमद शाह अब्दाली को दिल्ली के लूट की दिल्ली की लूट की छूट दी जाती है। लूट की छूट दी जाती है शासक के द्वारा। सोच लीजिए ये कितनी अपमानजनक बात है। छठा आक्रमण 14 जनवरी 1761 को लड़ा जाता है। 14 जनवरी 1761। इस युद्ध का एक अपना ही महत्व है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि इस युद्ध के बारे में, ये जो युद्ध हुआ है, इसे पानीपत के तीसरे युद्ध के रूप में जाना जाता है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जब हम लोग क्षेत्रीय शक्तियों का विस्तार पढ़ेंगे और उसपे जो मराठा एम्पायर पढ़ेंगे, तो उसमें इसे थोड़ा और ज्यादा डिटेल्स में करेंगे, क्योंकि यह युद्ध इतना सरल नहीं है कि मैं इस चैप्टर के साथ इसे करूं। इसके लिए मुझे एक अलग सेशन लेना पड़ेगा, एक अलग लेक्चर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे किरदार हैं, इसमें बहुत सारे जो मराठा की तरफ से अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति है। और फिर किस परिस्थिति में अहमद शाह अब्दाली किस तरीके से आगे बढ़ता है। तत्कालिक तो मैंने चर्चा ये किया है, पिछले स्लाइड्स में पहुंचते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मराठा जब मुगलों के कमजोर होने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी जो चुनौती है वो मुस्लिम शासक भी हैं और भारत के छोटे मोटे जो शासक हैं वो भी हैं। तो मुस्लिम शासक इसलिए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि संभवतः मुस्लिम शासक असहज इसलिए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि संभवतः मराठा जो है उनको हराएंगे, और जो इसके पहले जो एक इस्लामिक तरीके से उनके जो शासन चल रहे थे, उनके ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगेगा। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान पर अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच युद्ध हुआ। मैं बस यही एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जब हम लोग मराठों का उत्कर्ष और अपकर्ष पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं ज्यादा स्पष्ट रूप से बताऊं। यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि जो पानीपत तृतीय युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, इससे यह निर्णय निकला कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, क्योंकि
अहमद शाह अब्दाली तो स्पष्ट रूप से पहले ही इस मंशा के साथ ही युद्ध कर रहा था कि उसे यहाँ पर अपने वर्चस्व को साबित करना है और फिर अफगानिस्तान लौट जाना है। मराठा इस बात पे शासन लड़ाई कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने आप को भारत में स्थापित करना है, और इसमें जो बहुत बड़ी हार होती है मराठों की, कहा जाता है कि सिर्फ 14 जनवरी को ही लगभग 1 लाख मराठा मारे जाते हैं, 1 लाख। और इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कि ये इस समय जो मराठे युद्ध लड़ रहे थे, उसी समय मराठे हैदराबाद की तरफ भी लड़ाई लड़ रहे थे, यानी कि टू फ्रंट वार हो रहा था। ये बेहद ही कठिन होता है कि आप दो मोर्चे पर युद्ध लड़ रहे हों और दोनों ही मजबूत प्रतिद्वंदियों के सामने खड़े हों और जीत जाएं, क्योंकि युद्ध करने में आपकी सामर्थ्य की बात होती है। साथ ही साथ लगातार बड़े दिन, ज्यादा दिनों तक अगर युद्ध किया जाए, बड़ी सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, तो उसमें रसद, जो भोजन या फिर जो अन्य सामग्री होती है, उसकी निरंतर सप्लाई हो सके, ये भी बात होती है। जहां पे अहमद शाह अब्दाली को जो छोटे छोटे शासक हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पे मराठे अकेले युद्ध कर रहे हैं। कहाँ? पानीपत में। पानीपत कहाँ? हरियाणा में। कहाँ से? महाराष्ट्र से आकर यहाँ लड़ाई कर रहे हैं। मराठे जो है वो गुरिल्ला वार में काफी सहज हैं। पहाड़ी के क्षेत्रों में, जो महाराष्ट्र के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर मजबूत है। आपको मैं बताऊं कि शिवाजी, अब थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है समय के अनुसार, अन्यथा मेरा जो ध्यान था वो सिर्फ 18वीं सदी के भारत को समझाने को लेकर था। शिवाजी कभी युद्ध में पराजित नहीं हो सके। औरंगजेब अपनी पूरी ताकत लगा लेता है। औरंगजेब के पास बहुत सैन्य क्षमता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवाजी ने कभी औरंगजेब को दिल्ली में आकर चुनौती नहीं दी, बल्कि औरंगजेब को इस तरीके से क्रिएट किया कि वो मराठों के पास पहुंचे, और मराठों का अपना होम ग्राउंड था। इसकी वजह से वहां पर वो गुरिल्ला वार कर सकते थे, छोटे छोटे टुकड़ियों में लड़ सकते थे। और औरंगजेब की जो सेना है वो भले ही विशाल है, लेकिन वो उस युद्ध मैदान के लिए ट्रेंड नहीं है, तो बार बार वो मुंह की खा जाता था। कुछ ऐसा ही मामला होता है। मराठा अपने स्वभाव के विपरीत ऐसी जगह पे युद्ध कर रहे थे जहां कि ये माहिर खिलाड़ी नहीं थे, और टू वार फ्रंट एक साथ था, जिसकी वजह से उन्हें मुंह की खानी होती है। एक दिन में ही 1 लाख लोग मारे जाते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप मराठों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। और इस युद्ध के परिणाम के बाद भारत में कौन शासन नहीं करेगा, ये स्पष्ट हुआ। अहमद शाह अब्दाली तो कभी शासन नहीं करना चाहता था। मराठे जो भारत में मुगलों के बाद भारत के शासन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, अब वो पीछे हट गए। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि हिस्ट्री में तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि जो हुआ। अगर हम लोग थोड़ा अपने आप को एक और सिचुएशन में ले जाकर देखें, क्या ऐसा होता कि पानीपत का युद्ध, मराठों के पानीपत तृतीय युद्ध का जो परिणाम है वो मराठों के हित में आ जाता, तो क्या होता? अगर ऐसा होता तो ब्रिटिशर्स कभी भारत को गुलाम नहीं कर पाते। यूरोपीय ताकत भारत में कभी मजबूत नहीं हो पाती, और भारत में जो सत्ता है वो मराठों के हाथ में रहती। ये पानीपत तृतीय युद्ध का परिणाम यदि मराठों के पक्ष में जाता तो होता। ये तो मामला है यदि ऐसा होता तब। वास्तविकता तो यही है कि मराठे यहाँ पर मुंह की खाए, और भारत में राजनीतिक रूप से मराठे काफी कमजोर हो गए। इतने कमजोर हो गए कि अब ये धीरे धीरे श्रिंक कर गए, संक्षिप्त हो गए। और फिर इस परिस्थिति का फायदा उठाकर, यानी कि जब मुगल भी कमजोर नहीं रहे, मराठे भी कमजोर नहीं रहे, तब अंग्रेजों को भारत में अपने आप को मजबूत करने में कोई परेशानी नहीं हुई। और यही हुआ भी। आने वाले दिनों में धीरे धीरे अंग्रेज जो हैं वो पूरे भारत में अपने आप को स्थापित कर लिए। मूलतः हम लोग 18वीं सदी का भारत पढ़ने को लेकर यही उद्देश्य था कि हम यह जान सके कि ब्रिटिश किन परिस्थितियों में भारत में पहुंचे और किन परिस्थितियों में अपने आप को स्थापित कर सके। यहां तक की बातचीत में हम लोगों ने 3 अध्याय को कवर किया। पहला अध्याय जो है वह मॉडर्न हिस्ट्री कैसे पढ़ा जाए, इसको लेकर था। दूसरा अध्याय भारत में कौन कौन सी यूरोपीय ताकतें आई, किस किस प्रकार
से उन्होंने अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया, कौन-कौन सफल हुए, कौन-कौन विफल हुए। और फिर तीसरा अध्याय था ब्रिटिश भारत में अपने आप को कैसे स्थापित करते हैं। मैंने लेक्चर नंबर 8 की शुरुआत में कहा था कि हम लोग अब अगले चैप्टर से ऐसा कोशिश करेंगे कि हर लेक्चर के एंड में कुछ ऐसे प्रश्नों का अभ्यास किया जाए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी अहम है। तो पिछला लेक्चर, लेक्चर नंबर 8, आज का जो लेक्चर है वो उसी लेक्चर का हिस्सा है। समय अभाव के कारण मैंने इस इन टॉपिक्स को पिछले लेक्चर में कंप्लीट नहीं किया था। तो आप चाहें तो दोनों लेक्चर को एक साथ ही देख सकते हैं। देखकर अगर आप बनाए प्रश्न तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने इस 18वीं सदी के भारत में या ब्रिटिश विजय के समय भारत कैसा था उसकी परिस्थिति समझाई। और मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करूंगा जो इस थॉट पर था, जो हमारी चर्चा थी उससे पे उसी पर आधारित था। हाँ, प्रश्नों की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो प्रश्नों की प्रकृति बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। हालांकि यह जो प्रश्न है वो यूपीएससी 2010 का है। प्रश्न यह है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था। शब्दों को बड़ा ध्यानपूर्वक समझना है। मैंने कहा तत्कालीन कारण। मैं प्रश्नों की प्रकृति के बारे में कह रहा था, मैं थोड़ा सा समय लूंगा और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उस पर थोड़ी मैं बात कर लेता हूं। देखिए, जो प्रश्नों की प्रकृति होती है, प्रश्नों की प्रकृति, क्योंकि जल्दी हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस का सेशन भी शुरुआत लेने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसकी पहले थोड़ी पृष्ठभूमि चर्चा कर ली जाए। तो जो सबसे पहला प्रकृति होता है प्रश्नों का, एमसीक्यू के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, एक प्रत्यक्ष सूचना पर आधारित होता है। प्रत्यक्ष सूचना यानी कि मान लीजिए कि आपने 18वीं सदी का भारत पढ़ा और एक ऐसा प्रश्न जो सीधे इसी चैप्टर से पूछ लिया जाए, एक ही अध्याय से ये प्रश्न आ गया, एक ही अध्याय से। प्रत्यक्ष सूचना, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं इन्हें सरल प्रश्नों की कैटेगरी में डाला जा सकता है कि ये प्रश्न सरल है, आसान है, क्योंकि एक खास सूचना है। देखिए, बहुत सारे बहुत सारी सूचनाएं जो हैं आपको पढ़ने को मिलते हैं, तो आपको अगर वो सूचना याद होती है तो आप स्पष्ट रूप से बना पाते हैं। दूसरा प्रश्न यह रहता है कि कई सूचना पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, कई सूचनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, कई सूचनाओं पर आधारित। अब इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं उसमें एक से ज्यादा अध्याय, एक से ज्यादा अध्याय की जानकारी आपको चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग चैप्टर 3 पर हैं और चैप्टर 3 में हम लोग 18वीं सदी का भारत पढ़ रहे हैं। यदि मुझे कोई ऐसा प्रश्न पीवाईक्यू में दिखता है जो 18वीं सदी का भारत या फिर इसके पहले यूरोपियों के आगमन से संबंधित बातें हैं, अगर इस दोनों सूचना से प्रश्न बन जाए तो मैं आपको इस अध्याय में उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो एक से ज्यादा अध्याय पर, तो इसे मैं कहता हूं कि ये थोड़ा मध्यम स्तर का प्रश्न है। लेकिन एक प्रश्न और होता है और यह होता है विश्लेषण पर आधारित। विश्लेषण यानी कि आपने कई सूचनाएं पढ़ लिया और कई सूचनाओं को पढ़ने के बाद आपने क्या समझा, आपकी एनालिसिस कहां तक पहुंची। आपने अहमद शाह अब्दाली की कहानी पढ़ी, नादिर शाह की कहानी पढ़ी, या फिर ब्रिटिशर्स का आने का क्रम समझा। कई सूचनाओं को आपने देख लिया, समझ लिया, कई अध्याय से जुड़े हुए बातों को आपने जान लिया, लेकिन समझा क्या, विश्लेषण, आपकी समझ कहां तक विकसित हुई। और इस समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं इसे कहता हूं कि ये उच्च स्तरीय प्रश्न होते हैं। ये उच्च स्तरीय प्रश्न होते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये सभी इसी कैटेगरी के प्रश्न बांटे हुए रहते हैं। अगर 50 प्रश्न पूछा गया है तो हो सकता है कि सरल 20 क्वेश्चन पूछ दिया जाए, 5 से 10 क्वेश्चन मध्यम पूछ दिया जाए, तो 5 से 10 क्वेश्चन उच्च श्रेणी के पूछ दिए जाए। हाँ, जहां तक अब तक हमने देखा है कि जो यूपीएससी की क्वेश्चंस होते हैं
या फिर सेलेक्टेड पीसीएस की जो क्वेश्चंस होते हैं वो उच्च स्तरीय होते हैं। लेकिन अगर आप बिहार एसआई, बिहार सीजीएल के एस्पिरेंट हैं, एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हैं या कोई अन्य एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो उसमें सरल और मध्यम स्तर के प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब प्रश्नों को बनाना शुरू करें, तो उसके पहले का अप्रोच क्या होना चाहिए, किस प्रकार से आप प्रश्नों को बना सकते हैं, यह बात आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग फिर से क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। प्रश्न ये पूछा गया था कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल आदीन बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। देखिए तत्कालीन कारण तो नहीं था। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुई थी और ये जो घटनाक्रम है वो पहले या दूसरे आक्रमण के आसपास का है। वह मुगल प्रशासन को चहार महाल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट तथा पशरूर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था, ये भी सूचना है। लेकिन ये पानीपत की तीसरी लड़ाई को लेकर नहीं है। वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था, ये तो बिल्कुल नहीं। अगर ये दो इंफॉर्मेशन देखा जाए तो पानीपत के युद्ध के पहले है। यहाँ पर मराठा एम्पायर का आगे बढ़ना और तैमूर शाह का जो निष्कासन है ये प्रत्यक्ष रूप से होता है और तत्कालीन कारण यही है जिसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का जो तत्कालीन कारण है वो पहला है। ये यूपीएससी के 2010 के प्रीलिम्स का प्रश्न है, इसका पहला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों के शासनकाल का सही कालक्रम क्या है? मैं कुछ हिस्सा आप लोगों की जिम्मेवारी देता हूँ। तत्काल मैं एक अरेंज लगा देता हूँ कि इसमें अलग-अलग नाम है, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, शाह आलम द्वितीय। मैंने तो बताया भी था कि बहादुर शाह से लेटर मुगल शुरू होते हैं और बहादुर शाह जफर तक खत्म हो जाते हैं। बहादुर शाह प्रथम से बहादुर शाह द्वितीय के बीच में। तो सबसे पहला नाम तो यही होगा। अब इसके हिसाब से ये जो तो खत्म ही हो गया। ठीक है। और उसके बाद बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, ये 12 तक, यानी कि 1712 तक, 12 से 13 जहांदार शाह का शासनकाल रहता है। ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन खत्म हो गया। जहांदार शाह के बाद एक वर्ष के लिए मोहम्मद शाह बनता है। राइट। तो आप मोहम्मद शाह के अगले क्रम में आएंगे। 2 1 3 4, यानी कि जो डी नंबर विकल्प है वह ज्यादा यही सही है। 2 1 3 4, सबसे पहले बहादुर शाह, उसके बाद से जहांदार शाह, उसके बाद से मोहम्मद शाह और फिर शाह आलम दूधी। यह क्रम होगा। इस प्रश्न के आपके हिस्से में क्या कहना चाहता हूं, आप कमेंट करेंगे कि ये जो शासक हैं इनका टाइमलाइन क्या है। जैसे कि ये 1707 से 12 यह बात करेंगे। उसी तरीके से अन्य के भी आपको टाइमलाइन लिखना है और आपको स्पष्ट रूप से ये आंसर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए, मैंने जो आपको बताया कि हमारे जो कितनी दफा एक ही अध्याय से सूचना पर आधारित है। आपने जो अब ये जो प्रश्न हम बना रहे हैं वो सब एक ही सूचनाओं पर आधारित है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इसकी चर्चा भी की है। पतन की प्रक्रिया औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान ही आरंभ हो चुकी थी। सही बात है। औरंगजेब के समय में आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर होना शुरू हो गया था, लगातार सैन्य कार्यवाही से लगातार सैन्य कार्यवाही से खजाना लगभग रिक्त हो चुका था। तो ये कारण तो है। इसके लिए मुगल संस्थाओं में निहित आंतरिक कमजोरियां, यानी कि जो गुटबाजी, एक मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जो मुगलों के अंदर जो गुटबाजियां हो रही थी उसकी वजह से आ, मुगल कमजोर हो रहे थे। मुगल कालीन भारत में किसी प्रकार की वैयक्तिक निष्ठा विकसित नहीं हो सकी। या आप यह कह सकते हैं कि देश के प्रति निष्ठा, राष्ट्रीय एकता का अभाव,
मैंने एक पॉइंट बताया था, राष्ट्रीय एकता का अभाव, राष्ट्रीय एकता का अभाव। अब देखो, पॉइंट तो हमने बताया राष्ट्रीय एकता का अभाव, मैंने ये बताया कि गुटबाजी, मैंने यह बताया कि औरंगज़ेब की धार्मिक नीति। इस चर्चा से हमने ये समझ विकसित किया। तो अगर देखा जाए तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में ये तीनों ही विकल्प सही प्रतीत होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऐसा विकल्प जो तीनों को बताए, 1 और 3 नहीं, 2 और 3 नहीं, 1 और 2 3 सही। ठीक है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो 1, 2 और 3 यानी कि सी नंबर विकल्प जो होगा वो सही होगा। ठीक है? तो मैंने कुछ चयनित प्रश्न ही आपके सामने रखे थे। 71वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने क्रमवार रूप से सभी अध्यायों को एक-एक करके आपके सामने हम ला रहे हैं। जल्द ही एराइज़ एडुकेयर से जुड़ें, अपने आप को एनरोल करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। 18वीं सदी के भारत से संबंधित बातचीत में इतना ही। धन्यवाद।